Namaskar dosto. Good evening and welcome to Fertility Dose with yet another interesting and we can say that session full of informations. जी हाँ, sessions full of information because in this session we will be discussing about the causes and treatment of infertility. So we'll combine both factors, that is male and female. So we'll talk about what could be the causes. अगर हम बात करें कॉजेज़ की तो हमें लगता है हमें सब कुछ पता है। हमारे हॉर्मोन्स ठीक होने चाहिए, हमारे पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए और अगर कुछ और प्रॉब्लम है, तो हमें जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। बट कुछ और ऐसे कंडीशंस, अंडरलाइंग कंडीशंस जो सुपरफिशियली आपको नहीं दिख रहे हैं, आपके पीरियड्स ठीक हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, पीरियड्स आर कमिंग ऑन टाइम, पीरियड फ्लोज़ सब कुछ ठीक है, बट फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा। सो वील डिस्कस अबाउट सच थिंग्स, सच पॉइंटर्स जिनको हम कह सकते हैं कि अंदर कहीं कुछ छुपी हुई बातें हैं। And for this, we have with us today Dr. Disha Malhotra, and she is IVF specialist from Niruma Fertility and IVF Center, Panipat. And once again, thank you UNS for arranging this informative session. So viewers, आप अपने सवाल पूछिए और तब तक हम डॉक्टर को मेन स्क्रीन पे ऐड करते हैं। नमस्कार डॉक्टर शिखा, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। डॉक्टर दिशा, सॉरी। Hello. Hello, everyone. Thank you for adding me in this group talk. Thank you, doctor. So, viewers, we have Dr. Disha from Panipat. And as I mentioned before, she is IVF specialist, and the main area of interest is for her is PCOS, male infertility, and recurrent IVF failures. तो अगर आपको लगता है आपकी IVF जर्नी में कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ हिकअप्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं कि आपका फेलियर बार-बार क्यों हो रहा है, देन उससे भी रिलेटेड सवाल जो भी है आपके मन में आप पूछ सकते हैं। सो डॉक्टर दिशा, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड एज यू नो द टॉपिक इज कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम जब कुछ भी बात करते हैं तो पहला पॉइंटर आता है हमारी एज पे। वी ऑल नो एज इज रियली एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट क्या एज है, क्या मार्कर है, कहाँ तक वी कुड टेक द थिंग्स इजी एंड व्हाट कुड बी द एज लिमिट फॉर अस जहाँ हमें लगे कि नहीं अब तो हमें डॉक्टर के पास जाना, रादर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट विजिट इज रियली इम्पोर्टेंट। आजकल के सिनेरियो में लेट मैरिजेस कॉमन है, जिस वजह से कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली फर्टिलिटी की आइडियल एज तो 20s to 30s है, बट क्योंकि लेट मैरिजेस का सिनेरियो है तो आफ्टर 30s ही सारे मैरिजेस करते हैं और कंसेप्शन डिले हो रही है। वो भी रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन इज एज। एज अगर हमारे पास, अगर हम 30s में मैरिज कर रहे हैं और 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा है, उसके बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है, देन यू शुड कंसल्ट योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। In 20s to 30s, 1 year is sufficient. In 30s to 35, you can wait for 1 year, but ideally, after 6 months, you should consult your fertility specialist. After 35, it is must to consult your fertility specialist if you try for unprotected intercourse for 6 months and still then you don't conceive, then you should see your doctor because there is some cause for which you are not able to conceive. Right. And doctor, usually when we start visiting doctor or when we think about visiting the doctor usually advises few tests, few hormonal test, few scans. अगर वो टेस्ट या स्कैन कहीं कुछ मिसिंग है तो आपको क्या लगता है कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी कैन डू इट ऑन आवर ओन आल्सो? जो मेन टेस्ट फर्टिलिटी से रिलेटेड है, दैट इज ब्लड टेस्ट में आएंगे एएमएच, थायराइड, प्रोलैक्टिन फॉर फीमेल एंड मेल में सीमन एनालिसिस। एएमएच से हमें एक क्वालिटी पता चल जाती है क्योंकि 30s के बाद एक क्वालिटी डिग्रेड करने लग जाती है हर फीमेल की। Quantity is judged by follicle study or scan, but quality of eggs is judged by AMH. So AMH is the basic test if you are trying for
conception and you are not able to conceive even after doing intercourse for one year or 6 months in late ages, then AMH is the basic test. Thyroid and prolactin, we do it for every infertility couples. And basic day 2 scan for seeing the antral follicle count. हमारे कितने eggs, number of eggs बन रहे हैं. क्योंकि जब भी एक फीमेल होती है तो 13 इयर्स में जब प्यूबर्टी आती है तो उसके अराउंड 2 मिलियन एग उसकी कैपेसिटी होती है कि वो लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करेगी. 2 मिलियन एग ऐसा तो नहीं है इसके बाद और बनते रहेंगे. यही 2 मिलियन उसे अपनी जो लाइफ साइकिल है मतलब 15 टू 50 में प्रोड्यूस करने हैं. बट आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये जो फॉलिकल्स हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट वो लेट एजेस में मतलब 30s में अर्ली एजेस में वो कम होता जा रहा है. तो मेन यही है एंट्रल फॉलिकल काउंट देखा जाए वो हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख सकते हैं. बट क्वालिटी के लिए एएमएच करवाना चाहिए जो आजकल हर कोई पेशेंट सारे टेस्ट लेके आ जाता है. सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, जनरल बॉडी टेस्ट लेके आ जाता है. बट जो मेन एक क्वालिटी का टेस्ट होता है वो मोस्टली पेशेंट्स के पास मिसिंग होता है क्योंकि वो नियर बाय आरएमपी या लोकल गायनी को दिखाते हैं बट वो इतनी जल्दी एएमएच नहीं कराते. तो ये बेसिक टेस्ट है जो किसी भी इनफर्टाइल पेशेंट को सबसे स्टार्टिंग में अगर उसे प्रॉब्लम आ रही है तो ब्लड टेस्ट ये है वो कोई भी नियर बाय अच्छी लैब को दे दे जिससे हमें क्वालिटी ऑफ एग पता चल जाए. अगर डिग्रेड कर रही है तो हम उसके लिए आगे मेथड ऑप्ट कर ले. बेशक मेडिसिन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है. अगर ज्यादा कम है तो हम अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और जो भी मेथड है कंसेप्शन का वो ट्राई करेंगे, वो बताएंगे, उस अकॉर्डिंग वो फॉलो किया जाए. Right. And Dr. Disha, you just mentioned about ultrasound scan. तो क्या वो day 2, day 3 में ही important है या we can visit and do the scan any day of our cycle? डिपेंडिंग ऑन द एज ये स्कैन भी इंडिकेटेड है. जैसे 35 के बाद हमने मेन है हमें एएफसी देखा जाए, एंट्रल फॉलिकल काउंट देखा जाए, वो डे 2 या डे 3 पे ही होता है. पीसीओएस वगैरह आप देख सकते हो बट आफ्टर डे 8 कोई बेनिफिट नहीं है स्कैन कराने का क्योंकि उसके बाद तो आपके एग्स मैच्योर होने लग जाते हैं. हमें ये तो पता नहीं चलेगा कि बेसलाइन नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, वो तो डे 2 या डे 3 से ही पता चलेगा. साथ में दूसरे बेनिफिट्स जैसे पिछली साइकिल में हमें सिस्ट बन गया, जैसे एग बना 20 mm का हुआ बट वो रप्चर नहीं हुआ, वो सिस्ट में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट साइकिल में जब पेशेंट को मेंसेस आएंगे तो डे 2 और डे 3 स्कैन पे हम ये भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि पेशेंट का ऑलरेडी कोई सिस्ट बना हुआ है या नहीं. मतलब एक तो सिस्ट हो गया, एक एएफसी हो गया और पीसीओएस वगैरह तो डायग्नोस हो ही सकता है. फाइब्रॉइड वगैरह के लिए डे 5 और डे 6 तक जा सकता है पेशेंट. आफ्टर डे 8 कोई यूज नहीं है. मेन डे 2 और डे 3 स्कैन ही होता है इनफर्टिलिटी पेशेंट का. ऑब्स वाले पेशेंट मतलब प्रेग्नेंट पेशेंट का नहीं, मतलब Right. जो ट्राई कर रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहा तो बेटर है वो डे 2 स्कैन की तरफ जाए. सिस्ट, एएफसी, पीसीओडी बहुत सारी चीजें हैं वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. पॉलिप और फाइब्रॉइड वो डे 5 के बाद होगा बट बेसलाइन तो हमें एंट्रल फॉलिकल काउंट ही देखना है. वो और पीसीओएस वगैरह वो सारा डे 2 और 3 पे पता चल जाएगा. Okay. Right. So I think viewers here you need to make a point about this कि अगर आप अपने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं सो मेक श्योर day 2, day 3 विजिट इज रियली इम्पोर्टेंट. और अगर कुछ ऐसे ही है आप रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहते हैं देन यू कैन विजिट एनी डे ऑफ योर साइकिल. एंड डॉक्टर पॉजेज हमें पता चल जाते हैं, टेस्ट हो जाता है, स्कैन हो जाता है. एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रीटमेंट. बिकॉज ट्रीटमेंट कब शुरू करना है, कैन वी वेट या बहुत जल्दी है, एंड ट्रीटमेंट भी कितना हायर लेवल के ट्रीटमेंट्स तक हमको जाना है. बिकॉज टेस्ट का और किसी भी चीज का आई थिंक आजकल बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे लिए. So how you suggest your patients कि हाँ भाई आपके लिए ये set of treatment is fine या other set? देखो जो भी कॉज है मतलब इनफर्टिलिटी का कॉज हम सबसे पहले देखेंगे किस वजह से कंसीव नहीं हो रहा. पहले ये देखेंगे कि मेल में कॉज है या फीमेल में है. फीमेल फैक्टर आ रहा है तो उसमें
सीड, सॉयल और एनवायरनमेंट। सीड मींस आपका एग कैसे बन रहा है, ओवरी में एग कैसे बन रहा है। अगर उसमें प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओएस है, तो उसमें हम उसके मेथड बताएंगे। पहले हम हमेशा एज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कैसे ट्राई करना है। अगर उसकी यंग एज है, 25 to 30 है, तो उसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए बोलेंगे। अगर हम पीसीओएस की तरफ जा रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, मतलब जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, डाइट, ये अपनी चेंज करें, एक्सरसाइज करें, और जो न्यूअर ड्रग्स पीसीओएस के लिए आ रही है वो दे। अगर 1-2 मंथ्स तक उसका कंट्रोल हो गया, क्योंकि पीसीओएस इज नॉट ट्रीटेबल, क्योरेबल, बट वी कैन कंट्रोल इट। हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसे ओव्यूलेशन इंडक्शन, यानी कि उसे मेडिसिन देंगे कंसीव करने के लिए, फॉलिकल स्टडी करी, उसमें उसे एग्जैक्ट टाइम बताया इंटरकोर्स का, एग्जैक्ट डे। अगर उसे उस साइकिल में या 1-2 साइकिल में कंसीव हो जाता है, 3 साइकिल, अगर वो 20s to 30s में है, तो उसे नेचुरल ट्रायल के लिए बोला जाएगा। अगर नहीं कंसीव होता, या फिर पीसीओएस में उसका एग ही नहीं ग्रो करेगा, डोमिनेट नहीं हुआ, 18 to 20 mm तक नहीं पहुंचा, तो फिर उसे कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं गोनाडोट्रोपिन। नेचुरल साइकिल के लिए बोल रहे हैं हम, कोई असिस्टेड मेथड और कोई ऑप्ट नहीं कर रहे। उससे अगर एग बन गया तो हम वैसे ही सेम फॉलिकल स्टडी करके ट्राई कर सकते हैं। बट अगर किसी पेशेंट का गोनाडोट्रोपिन, मतलब इंजेक्शंस के थ्रू भी पीसीओएस वाले पेशेंट का एग नहीं बना 3 साइकिल्स तक, तो 1 साइकिल ब्रेक करके उसे फिर काउंसिल किया जाता है कि आप आईवीएफ की तरफ जाओ। बट पहली 3 साइकिल्स हमेशा नेचुरल, मतलब ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन देके ट्राई किया जाता है। अगर नहीं हुआ तो हम उसे इंजेक्शंस देते हैं। अगर इंजेक्शन से भी नहीं हुआ, फिर आईवीएफ की तरफ जाते हैं, क्योंकि पीसीओएस में मेन प्रॉब्लम आती है आपका एग डोमिनेट नहीं होता। दूसरा प्रॉब्लम आती है, अगर डोमिनेट हो जाता है तो वो टाइमली रप्चर नहीं होगा, क्योंकि जो एग है उसकी जूना पेलुसिडा, जो आउटर लेयर होती है पीसीओएस वाले पेशेंट्स में, वो बहुत थिक होती है, तो स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो पीसीओएस वाले पेशेंट कंसीव नहीं हो पाते। सेकेंड आता है कि अगर लो ओवेरियन रिजर्व है, एएमएच आपका बहुत लो है, एग क्वालिटी बहुत लो है, पहले 3 मंथ्स उसे मेडिसिन दी जाती है कि उसका एएमएच इंक्रीज करे। उसको डाइट बताई जाती है, जैसे प्रोटीन रिच डाइट ले, कैफीन वगैरह अवॉइड करे डाइट में, और सोया चंक्स वगैरह, मतलब प्रोटीन रिच डाइट ले, और कोकोनट वाटर और फ्लैक्स सीड साइकिल फॉलो करे। उससे एएमएच बढ़ता है। और कुछ मेडिसिन जैसे कोएंजाइम क्यू वगैरह दी जाती है, जिससे हम एग क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर 3 मंथ्स में वो इंप्रूव कर ली, तो पेशेंट को मेडिसिन देके ट्रायल दिया जाता है। ऐसी फॉलिकल स्टडी करी, इंटरकोर्स का टाइमिंग बताया और कंसीव कर गया। अगर उसका एएमएच बहुत लो है, तो पेशेंट को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो उसने सेल्फ साइकिल से ही ट्राई करना है, तो वो ओवेरियन रिजुविनेशन करा सकते हैं। आजकल न्यूअर मेथड है, पीआरपी के थ्रू हम ओवरीज को रिजुविनेट करते हैं, जिससे उसके एग्स की ग्रोथ होने लग जाती है। वो एग्स फिर विड्रॉ करके फर्टिलाइज करके अंदर डाला जाता है। और सेकेंड ऑप्शन है, हमने मेडिसिन दी। थर्ड ऑप्शन है सेल्फ साइकिल में नेचुरल साइकिल आईवीएफ किया। हमारा एएमएच बहुत लो है, हम ट्राई कर चुके हैं नेचुरली फॉर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, फिर भी नहीं हुआ, तो हमने नेचुरल साइकिल आईवीएफ किया। जितना जितने एग्स बन रहे वो विड्रॉ किए, फर्टिलाइज किए, और ब्लास्टोसिस्ट बनाए और ट्रांसफर कर दिए। और सेकेंड ऑप्शन, अगर कुछ भी नहीं हो पाया, सेल्फ एग्स के बाद ट्रायल हुआ, ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना, या डे 3 एम्ब्रियोज भी नहीं बने, तो पेशेंट को डोनर साइकिल का ऑप्शन दिया जाता है कि आप डोनर एग लो, स्पर्म आपके हस्बैंड के साथ फर्टिलाइज करवाओ, ब्लास्टोसिस्ट बना, वो ट्रांसफर कराओ। ये हो गया एलओआर वाले केसेस में। और दूसरा आया, जैसे ये तो हो गया हमारे सीड यानी कि एग वाले कॉसेस। सॉयल मतलब यूट्रस। यूट्रस में आपको फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड की लोकेशन देखी गई, अगर उसने प्रेस कर दिया, एंडोमेट्रियम को प्रेस कर रहा है जहां पे इम्प्लांट होना है, तो बेटर है वो हिस्टेरोस्कोपिकली रिमूव किया जाए। अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन सब सिरोसल है और उसका साइज बहुत छोटा है, तो कोई मैटर नहीं करेगा, उसे मेडिसिन दो, और उसे मतलब फाइब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए मेडिसिन दी, साथ में उसे एग फॉर्मेशन की मेडिसिन दी और ट्रायल दिया।
पॉलिप वगैरह है तो बेटर है पॉलिप निकाल लिया गया। थर्ड आता है एंडोमेट्रियोसिस वगैरह है, अगर उसमें भी आपके चॉकलेट सिस्ट का साइज कम है, सिस्ट बनते हैं एंडोमेट्रियोसिस में, ब्लड फ्लो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बैक फ्लो हो जाता है किसी और साइड में, जैसे हमारी एंडोमेट्रियम की रीग्रोथ होगी ओवरीज में, जिससे चॉकलेट सिस्ट बन गया। अगर उसका भी साइज कम है तो हम ट्राई कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स। एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट में खास 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, बट अगर 6 मंथ से लेट हो जाता है तो हमने इवन सर्जरी करा ली, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हम पेशेंट को सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं, बट पहले ही उसे काउंसिल किया जाता है कि 6 मंथ्स के बाद ये रीअकर करेगा, तो बेटर है 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में वो कंसीव करे। 3 मंथ नेचुरली, फिर असिस्टेड मेथड अगर नहीं हुआ, आईयूआई का एक ट्रायल ले, 4 मंथ हो गए उसके बाद भी नहीं हुआ तो बेटर है वो आईवीएफ की तरफ जाए, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद फिर से एंडोमेट्रियोसिस की जो साइकिल है, चॉकलेट सिस्ट है, वो फिर से बनने चालू हो जाएंगे। बार बार लैप्रोस्कोपिकली कर, मतलब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रिमूव करके भी आपका एएफसी लो होगा, तो बेटर है 6 मंथ कंसीव किया जाए। अगेन देन फिर आ गया सर्वाइकल म्यूकस बहुत थिक है, सर्वाइकल फैक्टर्स आ गए, तो उसमें स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करता, तो उसमें पेशेंट को आईयूआई का ऑप्शन दिया जाता है। थर्ड आ गया हमारा ट्यूब्स, ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, उसकी साइड देखी जाती है, अगर उसकी कॉर्नुअल साइट है तो वो लैप्रोस्कोपिकली ओपन करने का ट्राई किया जाता है, अगर उसका फिम्ब्रियल एंड बिल्कुल लास्ट वाला एंड ट्यूब का ब्लॉक है तो पेशेंट को आईवीएफ की तरफ काउंसिल किया जाता है। ये ट्रीटमेंट है, मतलब हर जगह जो कॉज है उसके बेसिस पे पेशेंट को। राइट, सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो उसका मेन कॉज ढूंढे, व्हाट कुड बी द रीजन, एंड एज डॉक्टर दिशा मेंशन्ड इट कुड बी पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट और इवन फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स इन द यूट्रस। सो द फर्स्ट स्टेप, अगर आप किसी ट्रीटमेंट में हैं तो पहले पता कीजिए कि एक्चुअल में है क्या। डायग्नोसिस रियली इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर हैविंग फर्टिलिटी इश्यूज और कंसर्न्स। सबसे पहले डायग्नोज, उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एंड एज डॉक्टर दिशा मेंशन बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। सो डॉक्टर, व्हेन यू वर डिस्कसिंग अबाउट दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो आपने नेचुरल साइकिल ट्रांसफर, नेचुरल साइकिल आईवीएफ भी बोला फॉर लो ओवेरियन पीपल। एक्चुअल में आजकल देखा गया तो बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बट व्हाट अबाउट द सक्सेस रेट ऑफ दिस काइंड ऑफ साइकिल? सक्सेस रेट डिपेंड करता है आपके ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं कि नहीं। अगर आपने नेचुरली 2 eggs रिट्रीव किए, उसमें एम्ब्रियो देखा जाता है कि अगर वो डे 2 के बाद कई बार अरेस्ट हो जाता है, डे 3 के बाद, अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो सक्सेस रेट अच्छे होते हैं, अगर ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनता तो सक्सेस रेट कंपैरेटिवली लो होते हैं। हाई ओवेरियन रिजर्व वाले कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली लो ही होंगे, बट स्टिल अगर पेशेंट सेल्फ एग से ट्राई करना चाहता है देन इट इज अ चीप एंड गुड ऑप्शन अंटिल आपका ब्लास्टोसिस्ट बन जाए और वो अच्छे ग्रेड का बने। अच्छा, राइट। सो एंड दूसरा जो है दैट इज एम्ब्रियो पूलिंग, सक्सेसिव स्टिमुलेशन, तो वो किस फीमेल के लिए या किस पेशेंट के लिए आप सजेस्ट करते हो? एम्ब्रियो पूलिंग फॉर लो ओवेरियन रिजर्व पेशेंट, हमने नेचुरल साइकिल एग रिट्रीव किए, हर साइकिल में फ्रीज किए और फिर 3-4 एग्स हो गए, फिर उसे एम्ब्रियो को पूल किया गया, मतलब ब्लास्टोसिस्ट बनाया गया, जो बेस्ट ब्लास्टोसिस्ट है वो पेशेंट के अंदर ट्रांसफर किया गया। ये लो एलओआर वाले केसेस में ही किया जाता है और सक्सेस रेट कंपैरेटिवली एम्ब्रियो पूलिंग के अच्छे होते हैं अगर उसके ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। एंड एम्ब्रियो पूलिंग है तो ऑब्वियसली हमको हर साइकिल पे स्टिमुलेशन में जाना पड़ेगा, तो उसका कुछ आफ्टर इफेक्ट, बिकॉज बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जितना हम स्टिमुलेशन, जितने इंजेक्शंस लेते हैं तो हमारी ओवरीज में सिस्ट होने के चांसेस या कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इज इट रियली ट्रू? ये मिथ है, ऐसा ट्रू नहीं है। इवन अगर आप इंजेक्शन ले रहे हो वो आपके हार्मोन एफएसएच एलएच को ही नॉर्मल करेगा,
उससे सिस्ट नहीं बनेंगे, उसके आपके एग की ग्रोथ ही होगी, जो मतलब फॉलिकल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं वो उससे ग्रो करेगा, सिस्ट वगैरह कुछ नहीं बनेगा उससे। इवन कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे फर्स्ट आईवीएफ किया, उसमें इंजेक्शन लगे, उसके बाद पेशेंट ने फ्रीज करा लिया एम्ब्रियोस, पीसीओएस वाले पेशेंट ने, उसने 2 मंथ्स का खुद ही ब्रेक ले लिया कि नहीं कराना चाहता ट्रांसफर। इवन देन अगर ये जो इंजेक्शन है इससे ओवरी स्टिमुलेट ही होती है, स्टिमुलेट होने से उसकी नेचुरली फॉलिकल्स बनने की कैपेसिटी बढ़ती ही है। तो ऐसे पेशेंट, इवन कुछ पेशेंट है जो नेचुरली कंसीव भी कर जाते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आपकी ओवरी स्टिमुलेट होंगी, वो और फॉलिकल्स बनाएंगी, ऐसा कुछ सिस्ट वगैरह कुछ नहीं होता, मिथ है। ओके, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है इतने इंजेक्शंस, इतनी दवाइयां हमारे अंदर जा रही हैं तो हमारा पूरा सिस्टम पूरी तरह खराब हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं। And doctor, it is very common that when we start our journey of motherhood, so कुछ supplements, folic acids, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, multivitamins जो doctors usually suggest करते हैं. So what could be the exact time period of taking these supplements? Because we usually cross that limit line कि हाँ भाई 2 महीने 3 महीने बोला था, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, like we are not achieving the motherhood, तो let's do this for few more months. तो कुछ ऐसा टाइमलाइन हमें फॉलो करना चाहिए या रेगुलर विजिट करना चाहिए डॉक्टर के पास? प्री कंसेप्शनली फॉलिक एसिड या विटामिन डी दिया जाता है, वो 3 मंथ्स तक दिया जाता है, 3 मंथ्स के लिए बोला जाता है, जिससे अगर हमें कंसीव होता है तो बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टॉप करोगे, अगर कंसीव नहीं हुआ 3 मंथ्स तक ट्रायल किया, घर पे ट्राई कर रहा है अगर कोई पेशेंट तो 3 मंथ्स तक फॉलो किया, अगर नहीं हुआ तो न्यूली मैरिड है तो और कंटिन्यू कर सकता है, बट अगर 1 ईयर से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, किसी भी अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को। Okay. Doctor, we discussed about low AMH values, and what about the high AMH values? Usually, अगर more than 5, 6 or 7 है, so what could be the line of treatment for such patients? हाई एमएच वैल्यूज में ओएचएसएस अगर स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्स बन जाते हैं, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट कह लो या फिर कुछ भी जो मेन जिससे हमें डरना चाहिए वो ओएचएसएस है। आजकल उसका रिस्क बहुत कम हो गया, उसका इंसिडेंस बहुत कम हो गया, बट स्टिल हाई एएमएच पेशेंट वालों में ओएचएसएस का रिस्क होता है। एंड सेकंड रिस्क कि आपके एग्स स्टिमुलेट नहीं होंगे, आपके एग्स मैच्योर नहीं होंगे, वो डोमिनेट नहीं होंगे, वो 18 to 20 mm तक नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, गोनाडोट्रोपिन की। अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली पेशेंट को आईवीएफ की तरफ काउंसिल किया जाता है, फिर उसमें भी फ्री सॉल्व पेशेंट को समझाया जाता है ताकि ओएचएसएस को अवॉइड करा जाए। हमने एग्स बनाए, पहले तो हमने नेचुरली ट्राई किया, उसमें अगर हमें मेडिसिन दी ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, अगर उसमें एग का साइज 18 to 20 mm हो गया, ट्रिगर दिया, वो रप्चर करवाया और पेशेंट को बता दिया। अगर नहीं हुआ तो गोनाडोट्रोपिन्स दिए, क्योंकि इसमें मैच्योर होने के चांसेस कम होते हैं, डोमिनेंट फॉलिकल बनने के चांसेस। तो गोनाडोट्रोपिन्स की 3 डोजेस दी, उसके बाद अगर बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना गया तो पेशेंट को आईवीएफ की तरफ कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि अगर नेचुरली भी उसके मोर देन 5 एग्स या 6 एग्स बन गए तो वो साइकिल स्टॉप कर दी जाती है, क्योंकि उसमें इतने एग्स तो नेचुरली एम्ब्रियोस तो बनेंगे नहीं, इतने मल्टीपल्स तो हम रख नहीं सकते। तो ऐसे Right. केसेस हमेशा अवॉइड कहा जाता है अब आईवीएफ करवाएं, और जो मल्टीपल एग्स हैं वो हम रिट्रीव करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करें, ब्लास्टोसिस्ट बनाए और वो सारे के सारे फ्रीज कर ले। फ्रीज का बेनिफिट यही होगा क्योंकि जब भी इतने नंबर ऑफ एग्स इंक्रीज होते हैं तो हमारी ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट होती है। हाइपर स्टिमुलेशन के कारण पेशेंट को थोड़ा बहुत ब्रेथलेसनेस, पेन और हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। जब वो नॉर्मल आता है नेक्स्ट साइकिल में, तब जो हमारे एम्ब्रियोज है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो फ्रीज ऑल
ही बेस्ट मेथड है फॉर हाई रिजल्ट. Right. And doctor, what about polyps? Can you hear me, doctor? यस, यस. Okay. मैंने आपकी लास्ट लाइन मिस करी, प्लीज. मोस्ट कॉमनली पीसीओएस वाले पेशेंट्स में होता है, एएमएच ग्रेटर देन 5. Greater than 5, right? So, in case you have EMH more than 5, then please consult your doctor. You may be a case of PCOS, and आपके cases में ज़्यादा ध्यान देके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना ज़रूरी है. एंड डॉक्टर, यूजुअली आजकल जो देखा गया है, या फाइब्रॉइड्स आर कॉमन एंड अगेन पॉलिप्स आर रियली कॉमन. सो मेनी पेशेंट्स दिस इज कि पॉलिप्स को रहने देते हैं, रिमूव क्यों करवाना है अननेसेसरली, व्हाई टू टच द इनर सरफेस ऑफ यूट्रस. सो व्हाट शुड बी द प्रॉपर टेक फॉर दिस पॉलिप? पॉलिप अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप है, ऑब्वियसली एम्ब्रियो ने वही इम्प्लांट होना है. हमारी एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जिसपे एम्ब्रियो बना, बच्चा बना, और वो जाके चिपक गया, इम्प्लांट हुआ. अगर उसी रीजन में पॉलिप हुआ तो वो ग्रो नहीं होने देगा. बेटर है हम पॉलिपेक्टमी कराई जाए, वो एरिया स्मूथ होगा, बेटर चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन. तो पॉलिप रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो निकालना ही पड़ेगा. और वैसे पॉलिप की वजह से कई बार पेशेंट्स को मीनोरेजिया और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है. तो पॉलिपेक्टमी तो करानी चाहिए, तभी कंसेप्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे. राइट. सो आप में से व्यूअर्स जिन्होंने अपने अपने सवाल पूछे थे, आई थिंक वी टच्ड ईच एंड एवरी पॉइंटर. पॉलिप्स के सवाल थे, पीसीओडी, एएमएच, एंडोमेट्रियोसिस. सो अगर आपको लगता है कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, कंसेप्शन में इश्यूज हैं, देन प्लीज डू विजिट योर डॉक्टर एट राइट टाइम. एंड इफ यू आर इन पानीपत, यू कैन विजिट डॉक्टर दिशा. आप मिल के देखिए, बात करके देखिए. हो सकता है इतने लंबे प्रोसीजर्स की जरूरत ना पड़े, हो सकता है आईयूआई तक की भी ना जरूरत पड़े, सिंपल मेडिकेशन से यू कैन कंसीव. बट एटलीस्ट विजिट द डॉक्टर टू नो द फैक्ट्स अबाउट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So again, thank you, Dr. Disha. Thank you so much for joining today, and thank you, UNS, for arranging this session. Thank you, Doctor. थैंक यू.